गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जी के सेगमेंट के अंदर आज आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है। जनरल नॉलेज, इसमें जो क्लास है आज आपकी वो इकोनॉमिक्स की है। बेसिक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, हिंदी में इसको अर्थव्यवस्था कहेंगे। अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो इकोनॉमिक्स के फादर के नाम से किसको जाना जाता है? इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये नाम, एक ही नाम याद आता है, वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। अनुजा गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। गौरी शंकरी, एडम स्मिथ करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, जो यहां पे बेसिक समझते हैं, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स ये दो टाइप की होती है। पहले को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे को कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब बात आती है इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो ये पूरा आपका प्रोडक्शन, यानी कि कौन सी चीजें बनाई जा रही हैं, उत्पादन हो रहा है, उत्पादन, और उनका सप्लाई, यानी कि लोगों तक उनको पहुंचाना, प्लस कम रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना। भाई हर कोई क्या चाहता है, हर कोई क्या चाहता है कि अगर मेरे पास एक महीने में 5,000 रुपए मुझे दिए जा रहे हैं, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि इन 5,000 में ज्यादा से ज्यादा अपनी डिमांड पूरी कर पाऊं। हर कोई कोशिश करता है, घर में बजट ही ऐसे ही बनता है। माइक्रो एंड मैक्रो, तनिमा सेठ करेक्ट है ना। तो इकोनॉमिक्स वही है भाई, कि अपने रिसोर्सेस को सही तरीके से यूटिलाइज करना, इस्तेमाल में लाना। क्यों? कारण क्या है? इकोनॉमिक्स की डिमांड इतनी क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन, वो लिमिटेड है। संसाधन हमारे पास हैं, वो लिमिटेड है, उनकी एक लिमिट है, वो लिमिटेड है। लेकिन उसका इस्तेमाल और लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो नीड है, वो जो वांट है, इच्छा है, वो अनलिमिटेड है। तो जो नीड कहेंगे हम, नीड या वांट, वो क्या है? अनलिमिटेड है लोगों की। घर में कहते हैं ना, इतना सब कुछ मिल गया फिर भी तसल्ली नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई जो नीड है, उसकी जो वांट है, जिस जो इसकी इच्छाएं हैं, वो अनलिमिटेड है। उनकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन रिसोर्सेस उतने ही हैं। उतने से रिसोर्स में वो सब कुछ सातवें आसमान पर जाना चाहता है। तो जितने ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज हम रिसोर्सेस को करेंगे, तो अपनी जो अनलिमिटेड वांट है, उनको थोड़ा बहुत अचीव कर पाएंगे, जिससे एक सेटिस्फेक्शन हमें मिलेगा। तनिमा सेठ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कि रिसोर्सेज बहुत कम है, कितना अच्छे से हम उनका यूटिलाइज करें कि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी नीड को पूरा कर पाए। ये इकोनॉमिक्स है ना। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन, ये किताब का नाम है जो एडम स्मिथ ने लिखी है, पूछा जाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी है। अब समझते हैं
कि ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें क्या डिफरेंस है तो समझिए। माइक्रो होती है इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 5000 मैंने शिवांगी को दे दिए, 5000 मैंने शिवांगी को दे दिए। अब शिवांगी को यह कंडीशन भी बता दी कि दिसंबर का पूरा महीना आपको इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलेगा, जितने भी खर्चे हैं आपके वो इसी में मैनेज करने पड़ेंगे। तो इंडिविजुअल बजट दे दिया आपको। ये रिसोर्सिस तो हुआ आपके लिए, 5000 जो रुपए हैं वो रिसोर्सिस हुए ना आपके लिए। अब इन 5000 के रिसोर्सेज में आपको अपनी जो वांट है, जो इच्छाएं हैं, जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी है ना। जो जितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर ले जाएगा इन 5000 को, वही तो प्लानर कहलाएगा, वही तो बिजनेसमैन कहलाएगा, है ना। तो जैसे घर पे मम्मी की बात आती है, मम्मी जी की, तो दूसरे लोग चर्चा भी कर देते हैं, अरे बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, कम बजट में बहुत सारी चीजें कर ले जाती हैं 1 महीने में, होता है ना। और एक होता है, अब 5000 में ऐसा तो नहीं कर सकते कि डोमिनोज और बर्गर किंग खाने जाएंगे, बाहर जाएंगे, है ना, और उससे स्विगी से डिलीवरी मंगवाएंगे, हर वीक मंगवाएंगे या वीक में 2 बार मंगवाएंगे, फिर ये 5000 कब तक चलेंगे, नहीं चलेंगे ना। तो जितना रिसोर्स है आपके पास उतना आप यूटिलाइज करें। अगर यही रिसोर्सेज बढ़ा के 1 लाख कर दिया जाए तो फिर तो जोमेटो और स्विगी भी आ जाएंगे इसमें कई बार। लेकिन वो तब ना जब रिसोर्सेज बढ़े, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना। तो इंडिविजुअल लेवल पे ये सारा काम हो रहा है, केवल शिवांगी के लिए अलॉट किया गया है ये। तो इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, ये सारे टास्क परफॉर्म करते हैं, यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन द सेंस इंडिविजुअल लेवल। ललिता बिल्कुल करेक्ट है, इंडिविजुअल लेवल पे, वेरी गुड। ललिता जी आपने लेट ज्वाइन किया है शायद। एडम स्मिथ का अभी आप आंसर दे रहे हैं, माइक्रो एंड मैक्रो, तनिमा सेठ, कीर्ति अरोरा, एडम एडम स्मिथ, अनुजा। अच्छा, अनुजा जी बता रहे हैं कौटिल्य को कहा जाता है इकोनॉमिक्स का फादर। नहीं 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 जी, कौटिल्य को नहीं कहा जाता, एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है ना। कौटिल्य की एक किताब थी अर्थशास्त्र, इसलिए ये कह रहे हैं बच्चे सभी कि उनको फादर कहा जाता है। जो कौटिल्य, हम आपने सुना होगा ना कौटिल्य, कौटिल्य, और इन्हीं का दूसरा नाम था चाणक्य, है ना, चाणक्य। और इन्हीं का तीसरा नाम भी था विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त, गुप्त। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के थे, कौटिल्य के नाम से बड़े फेमस हुए। और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंग्लिश में अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, यानी कि ये इनकी किताब थी अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र जैसा कुछ नहीं था, पहली बात तो ये प्योर पॉलिटिकल बुक थी, ये प्योर पॉलिटिकल बुक थी जिसमें बताया गया कि हाउ टू रन स्टेट, देश को चलाना कैसे है वो इसमें बताया गया, लेकिन नाम रखा है अर्थशास्त्र किताब का। तो वही शायद कंफ्यूजन हो गया, किसको हुआ था, ये हुआ था कौटिल्य के साथ अनुजा जी को। तो अनुजा जी ध्यान रखिए, कौटिल्य की किताब का नाम था अर्थशास्त्र, लेकिन वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं थी, वो पॉलिटिकल बुक थी जिसमें बताया गया हाउ टू गवर्नर स्टेट, हाउ टू रन अ स्टेट, किसी राज्य को या किसी देश को कैसे चलाना है, कैसे गवर्न करना है, वो सारी चीजें इसमें बताई गई थी। ये पॉलिटिकल बुक है। एडम स्मिथ ने किताब लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ को ही हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। अब माइक्रो लेवल, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने डिस्कस कर लिया, ये इंडिविजुअल लेवल पे होती है। सेम यही काम अगर पूरे देश के लिए किया जाए, पूरे वर्ल्ड के लिए किया जाए, वो मैक्रो आ जाएगा, लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल, है ना। तो इसमें मैक्रो में आपका इन्फ्लेशन भी आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा। जीडीपी मतलब, आगे पढ़ेंगे हम, परेशान नहीं होना है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन द सेंस कि एक साल में हमारी कंट्री के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, उसकी वैल्यू। मान लो 1000 पैकेट मैगी के बनाए नेस्ले ने,
नेस्ले कंपनी ने 1000 पैकेट मैगी के बनाए 1 ईयर में, तो उसकी कोई वैल्यू होगी ना पैसे में, कितने के हैं वो, तो वो जीडीपी हो गई। तो ये तो सिर्फ मैगी का एग्जांपल दिया मैंने। चेयर भी बन रही है, बोर्ड भी बन रहा है, फैन भी बन रहा है, टीवी भी बन रहा है, रेफ्रिजरेटर बन रहा है, कंप्यूटर बन रहा है, डिजिटल बोर्ड बन रहा है। ये जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है पूरे 1 साल में, उसकी फाइनेंशियल वैल्यू, मॉनिटरी वैल्यू, वही जीडीपी कहलाती है। तो जीडीपी ये पूरी आ जाएगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो डिफरेंस समझना है, अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम अप्लाई कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर लार्ज स्केल पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहां इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है और एक कंपनी के लेवल पे भी हो सकता है। किसी कंपनी में आप काम करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा की कोई कंपनी है, रिलायंस की कोई कंपनी है, उसमें काम करने जाएंगे तो टाटा के पास भी रिसोर्सेज है, वो उनका कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पाए कि लोगों की डिमांड ज्यादा से ज्यादा पूरी कर पाए, तो वो भी माइक्रो में आ जाएगा। और पूरी कंट्री के लेवल पे देखेंगे हम, तो वो मैक्रो में आ जाएगा। क्लियर है अनुजा जी? नाउ इट्स क्लियर नाउ। ओके, इट इज क्लियर नाउ। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, समझते रहिए बस। क्लियर हुआ ये? अब हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले कि हमें इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टॉपिक्स जो हमें कवर करने हैं अपनी आने वाली क्लास में, पहला बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स सॉरी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। इसमें सब कुछ आ जाएगा, छोटी मोटी सारी डेफिनेशंस हम समझ लेंगे, है ना। जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, टेक्निकल टर्म्स, वो हम समझ लेंगे सारी, जिससे वो पेपर में अगर मेंशन हो रही हैं तो उन्हें हमें उनका मीनिंग आ जाए अच्छे से समझ में। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इसमें ये डेफिनेशन भी आ जाएगी, माइक्रो मैक्रो क्या होता है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कमेंट देख लो क्या बोल रहे हैं। सुनीता जी क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सब टॉपिक भी लिखने हैं क्या? सब टॉपिक भी लिख देता हूं जिससे आपको पता रहे। इसमें हमें पढ़ना है माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मैक्रो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडिया की इकोनॉमी के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स किए हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बाद, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। अब इसमें कौन से सब टॉपिक्स आ जाएंगे, इसमें थोड़ा सा ये देख लेंगे कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तब कैसे बैंकिंग सिस्टम चलता था, आजादी के बाद कैसे कैसे चेंजेस आए, है ना। तो हिस्ट्री समझ लेंगे इसकी थोड़ी सी, बैंकिंग सिस्टम की इंडिया में। और फिर आपका आरबीआई के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि वो तो बैंकों का भी बैंक है, सभी बैंकों का बैंक है वो, है ना। और फिर टाइप्स देख लेंगे हम, कितने प्रकार के बैंक हैं, टाइप्स ऑफ बैंक्स। और फिर हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। ये ध्यान रखना, आरबीआई बनाती है मॉनेटरी पॉलिसी देश में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए।
सरकार कहती, हम लोग चिल्लाते हैं ना सरकार के सामने कि अरे इतनी महंगाई हो गई, ये इतनी सारी महंगाई हो गई, तो सरकार को भी चिंता रहती है इस बात की। तो सरकार जो है सरकार ने ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई को दे रखी है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर, रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि कब किसको कम करना है, किसको ज्यादा करना है, ऐसा वो समझेंगे डिटेल में। तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इंडिया में इन्फ्लेशन को रेगुलेट कर किया जाता है, वो आरबीआई करती है। अच्छा, आरबीआई क्या है? ये सेंट्रल बैंक है इंडिया की। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सुनीता शांता त्रिपाठी क्लियर है यहां तक? कमेंट करके गौरी शंकरी, एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में टॉपिक देखेंगे अच्छे से। तीसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपका यूनियन बजट। हर साल फरवरी में पेश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो उसमें क्या होता है कि आने वाली साल में भारत सरकार की इनकम कितनी होगी और एक्सपेंडिचर कितने होंगे, खर्चे कितने होंगे, यही बजट है। तो यूनियन बजट के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे, जैसे यहां पे हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, यहां पे हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी ये भारत सरकार बनाती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। डिफरेंस समझिए, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई। फिस्कल पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। और इसी में हम देख लेंगे थोड़ा सा टैक्स सिस्टम क्या होता है इंडिया में, जो भारत सरकार टैक्स लेती है। टैक्स सिस्टम इन इंडिया, भारत सरकार जो टैक्स लेती है हम लोगों से, वो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और कितना कितना लिया जाता है, वो देखेंगे। चौथा जो टॉपिक आएगा, फोर्थ वन, दैट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, इसमें जो चीजें हमें देखनी है वो जीडीपी, जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एक होता है जीएनपी। डी का मतलब डोमेस्टिक, यहां एन का मतलब नेशनल। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एटसेट्रा, ये सारी चीजें हम यहां देखेंगे। वो सारा डिफरेंस समझ में आ जाएगा जब मैं कंपेयर करके बताऊंगा आपको, है ना। और लास्ट में फिर हम देखेंगे फिफ्थ वन, प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग इन इंडिया यानी कि भारत में योजनाएं कैसे बनी। जब देश आजाद हो गया तो भारत में योजना, भारत में योजना, भाई देश तो आजाद हो गया, कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन जब तब के लीडर थे नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सब लोग थे, तो इनके सामने मेजर चैलेंज क्या था कि अंग्रेजों से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अब भारत की जो इतनी पॉपुलेशन है, इसके लिए कहां तो इंडस्ट्री लगाएं, कहां एम्प्लॉयमेंट दें, कहां इनके खाने पीने का इंतजाम करें। कितना बड़ा चैलेंज था। अब अंग्रेज कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे ना, उन्होंने तो आजाद कर दिया। तो ये जो बड़े लीडर थे उनके सामने चैलेंज था कि अब इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, इंडिया के लोगों को जो है खाने पीने के लिए भी चीजें चाहिए, इंडिया के लोगों को इंडस्ट्री भी चाहिए जहां वो काम कर सकें, इंडिया के लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए, सरकारी नौकरी भी चाहिए। तो उसके लिए सरकारी कंपनी भी बनाना जरूरी है। तब तो थी नहीं, जब गवर्नमेंट कंपनीज होंगी तभी तो उनमें जॉब निकलेगा, और गवर्नमेंट कंपनीज है ही नहीं।
तो इसके लिए प्लानिंग कैसे की गई इंडिया में, दैट इज प्लानिंग इन इंडिया। बहुत क्वेश्चन आता है, तो यहां आपने नाम सुना होगा बिल्कुल, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान, हिंदी में इसे कहते हैं पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना, योजनाएं कहेंगे एक्चुअली, कई सारी थी, है ना। तो इंडिया में तय हुआ, ये डिसीजन लिया गया कि हम एक साथ डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, और इंडिया में डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें एक साथ नहीं करेंगे, हम 5-5 साल का प्लान बनाएंगे। दैट इज 5 ईयर का प्लान बनाएंगे हम, और 5 साल का जब हम प्लान बनाएंगे तो उसमें हम कुछ टारगेट रखेंगे कि इन 5 साल में हमें कम से कम इतना काम करना है, एग्रीकल्चर के लिए काम करना है, लोगों की एजुकेशन के लिए काम करना है, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिवेशन का काम करना है। तो ये हमने टारगेट सेट कर लेंगे 5 साल का, और फिर 5 साल जब हो जाएंगे तो अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि हमने अचीव क्या क्या कर पाए। जब ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगी, फिर इसके बाद दूसरी सेकंड 5 ईयर प्लान बनाएंगे। 5 ईयर प्लान, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान भी 5 साल का होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान बनाए, है ना। इस तरीके से प्लानिंग हुई इंडिया में डेवलपमेंट के लिए। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। तनिमा सेठ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्रोथ प्लानिंग इन इंडिया। सुनीता, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बढ़िया। ठीक है, तो अब इंडिया में अगर प्लानिंग करनी है तो कोई प्लानिंग करने वाला भी होना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बनाई, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको नाम दिया, हाँ जी, पीसीआई, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, ये डिटेल में हम समझेंगे इसको। कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको योजना आयोग कहते हैं। हिंदी में इसको योजना आयोग कहते हैं। ठीक है जी। तो इन 5 ईयर प्लान्स को इंप्लीमेंट करने का काम किसको दिया गया? प्लानिंग कमीशन को। अब क्या हुआ, मोदी जी आ गए 2014 में, 2014 में मोदी जी आ गए। जैसे ही मोदी जी आए 2014 में पीसीआई को डिसॉल्व कर दिया गया, यानी कि खत्म कर दिया। मोदी जी ने कहा प्लानिंग कमीशन की जो वर्किंग करने का तरीका है ना, वे ऑफ वर्किंग है, काम करने का जो तरीका है वो पुराना है, अब हमें लेटेस्ट चाहिए। तो मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर दिया, उसकी जगह पर नया बॉडी स्टेब्लिश किया जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में नीति आयोग कहेंगे इसको। ठीक है, और यहां मोदी जी ने नीति जो आयोग लिखा है, नीति का फुल फॉर्म बताया, नेशनल इंस्टीट्यूशन, पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, टी का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब ये एक ऐसी बॉडी है जो इंडिया को बदल देगी, ऐसा मोदी जी मानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने नीति आयोग नाम दिया। अच्छा, बिल्डिंग वही है, प्लानिंग कमीशन की जो दिल्ली में बिल्डिंग बनी हुई है, पहले उसका नाम हुआ करता था योजना भवन। मेट्रो से जाएंगे आप देखेंगे, योजना भवन नाम हुआ करता था, लेकिन अब उसका नाम हो गया है नीति आयोग भवन। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, रितु कुमारी करेक्ट है। नीति आयोग ललिता, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नाउ चेंज इन नीति आयोग, ठीक है। प्लानिंग कमीशन गौरी शंकरी करेक्ट है। नीति आयोग, भाई बहुत अच्छे, गौरी शंकरी। वन फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड इंडस्ट्रियलाइजेशन।
इतना क्लियर है? ये 5 टॉपिक हैं जो हमें डिटेल में कवर करने हैं। इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट वाले क्वेश्चन यहीं से कवर होते हैं सारे। ठीक है, अब देखिए आप, पहला टॉपिक क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। इसमें हम अभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, धीरे धीरे से चलेंगे कंटिन्यूटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है अंगीरा जी, तनीमा सेठ? अब देखिए आप, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है भाई, आप सभी लोग भी बताएं। भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसका मतलब है, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। शिवांगी जी की मान लीजिए इनकम है 20,000 मंथली। अब वो 20,000 एक ही सोर्स से आ रही है या 3 अलग अलग सोर्स से आ रही है? तो 3 अलग अलग सोर्स से आ रही है, इसका मतलब है कि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो 3 हो गया। ऐसे ही इंडिया की जो पूरी इकोनॉमी है, जहां पर प्रोडक्शन होता है, उसके सेक्टर कितने हैं? कितने सेक्टर से मिलकर इंडिया की पूरी इकोनॉमी बनी होती है? यानी कि इंडिया की जो नेशनल इनकम आती है हर साल, हमारी इनकम है उसे हम पर्सनल इनकम कहेंगे। इंडिया की अगर इनकम है उसे इंडिया की नेशनल इनकम कहेंगे। तो इंडिया की जो नेशनल इनकम बन रही है साल के अंत में, वो कितने सेक्टर से प्रोडक्शन होकर सेल हो रहा है सामान, तब वो इनकम आ रही है। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में यही हमें पढ़ना है कि इंडिया के अंदर जो होल प्रोडक्शन हो रहा है विद इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर, वो कौन कौन से एरिया से हो रहा है। ठीक है ना? अंगीरा जी बता रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर, इज मोदी जी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? व गौरी शंकरी, ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता था, और प्लानिंग कमीशन की जगह उसको रिप्लेस करके नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग का चेयरमैन भी ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, तो गौरी शंकरी जी, अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मोदी जी नीति आयोग के चेयरमैन हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्लानिंग कमीशन के टाइम पे थे, तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हुआ करते थे जवाहरलाल नेहरू। जितने भी प्राइम मिनिस्टर बनते जाते हैं, वो अपने अपने समय के प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। पीएम लीड्स द आयोग, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। तो ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज बी अ चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, एंड बिफोर नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर वॉज अ चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद जो वाइस चेयरमैन होता है वो अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हमेशा होगा। चेयरमैन और कोई नहीं होता, इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही चेयरमैन कहलाएगा। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसका मतलब है, देखिए इसको कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी के बिहाफ पे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, ध्यान रखना, एक होती है सिंपल एक्टिविटी, हम सब करते हैं, बाथरूम में गाना भी गाते हैं, और चलते चलते गाना गाते हैं, चलते चलते डांस भी करते हैं, रोड पे भी कोई हरकत करते हैं, तो ये हुआ तो एक्टिविटी ना कोई। लेकिन सिंपल एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होंगी जिससे कुछ अर्न किया जा सके। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होंगी जिससे कुछ अर्न किया जा सके, और सिंपल एक्टिविटी तो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी आर classifying sectors of economy in 3 categories, that is primary sector, secondary sector and tertiary sector. ठीक है, प्राइमरी सेक्टर इज मेनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर इज मेनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड सेक्टर। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और कृषि से संबंधित जो चीजें हैं प्रोडक्शन में, वो प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होंगी। सेकेंडरी सेक्टर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर यानी कि उत्पादक क्षेत्र, यहां पे किसी चीज का प्रोडक्शन किया जाता है। मैगी बन रही है,
ठीक है, मिठाई बन रही है, फ्रिज बन रहा है, कार बन रही है, प्रोडक्शन हो रहा है ना। तो जितनी भी ऐसी इंडस्ट्री है जो प्रोडक्शन कर रही है किसी गुड्स का, वो प्रोडक्शन, वो सेकेंडरी सेक्टर में काउंट होंगी, यानी कि इसी को प्रोडक्शन सेक्टर भी कहा जाता है। क्लियर। अब टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र, यहां पे ध्यान रखिए कि किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होगा सर्विस सेक्टर में। यहां पे वी आर ऑफरिंग सर्विस, वी आर गेटिंग सर्विस फ्रॉम समवन। हाँ, बिल्कुल। तो सर्विस सेक्टर का एग्जांपल हम याद रख सकते हैं, स्कूल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रेस्टोरेंट, बैंक, कॉल सेंटर, होटल्स, ये सब सर्विस देते हैं। अंगीरा जी, प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी ट्रांसपोर्ट, अरे वाह, बहुत बढ़िया। बैंकिंग भी आ जाएगा, है ना, सर्विस में बैंकिंग भी आ जाएगा, बैंकिंग आएगा। सीजीएस कोचिंग भी सर्विस सेक्टर में आएगा। ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड एजुकेशन कम्स अंडर सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ। अब खेतों में जो फसल हो रही है, फॉर एग्जांपल पटेटो, पटेटो की जो फसल हो रही है खेतों में, वो किस सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। बहुत अच्छी बात है। पटेटो का रीयूज करके हम चिप्स बना रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर आ गया। चिप्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर टर्सरी सेक्टर। यानी कि इन तीनों का आपस में एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। दीज ऑल थ्री आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड है, और प्राइमरी सेक्टर को सक्सेसफुल बनाने में, सेकेंडरी सेक्टर को सक्सेसफुल बनाने में टर्सरी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, फोन नहीं होगा, फोन भी तो सर्विस सेक्टर में है, फोन नहीं होगा तो कस्टमर से कांटेक्ट नहीं होगा। भाई, आप कॉल करते हो सीजीएस कोचिंग की वेबसाइट पर देखकर नए कोर्स के बारे में, अगर फोन नहीं होगा हम आपसे कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे? और जो क्वालिटी, जो कोर्स हम ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में मैसेज कन्वे कैसे कर पाएंगे? तो टर्सरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है इन दोनों सेक्टर्स को सक्सेसफुल बनाने में। और इन तीनों से मिलकर जो एक साल में प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, उसी की वैल्यू को तो जीडीपी कहते हैं। समझ गए? तो इंडिया की इकोनॉमी इन तीन सेक्टर से मिलकर बनी होती है। सुनीता जी प्राइमरी सेक्टर बता रही हैं, ठीक है जी। तो ये तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को क्लासिफाई करने का सबसे मेन तरीका ये है, और यही याद रखना है आपको। और भी आप क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए क्लासिफाई करने का, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। इस कंडीशन के आधार पर दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब है कि प्रॉपर लीगल तरीके से कोई काम हो रहा है, लीगल वे, बाई फॉलोइंग रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब कुछ फॉलो नहीं हो रहा, चोरी छुपे चल रहा है सब कुछ। देखिए मैं बताता हूं, कर्ज हमको बैंक भी देते हैं, बैंकों से भी हम कर्ज लेते हैं, है ना, बैंक ऑल्सो ऑफरिंग लोन। और हमारे मोहल्ले में एक बड़ा अमीर आदमी है, वो भी हमें लोन देता है और हैवी इंटरेस्ट लेता है। तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में है? नहीं है ना, वो अनऑर्गेनाइज्ड में आएगा, ऑर्गेनाइज्ड में बैंक आ जाएगा। ठीक है जी। रोड पर ठेले वाले सब्जी बेच रहे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड है। रिलायंस फ्रेश का जो मॉल बना हुआ है वहां पे सब्जी सेल हो रही है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि प्रॉपर बिलिंग, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं। इनका तो पता ही नहीं है कितने ठेले वाले फ्रूट सेलर हैं, नहीं पता ना, ये अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएंगे। लेकिन कमाई तो उनसे भी आ रही है और कमाई इनसे भी आ रही है। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन के आधार पर ऐसे क्लासिफाई करेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बिहाफ पर। सुनीता जी, अच्छा देखिए, प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। और टर्सरी मतलब सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि और उससे संबंधित जो गतिविधि है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। अगर कहीं किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, जैसे मैगी बन रही है, फ्रीज रेफ्रिजरेटर बन रहा है, तो वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। सेवा क्षेत्र में बैंक, स्कूल, कॉलेज, कॉल सेंटर, ये सारी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये सब जो है द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं मालिकाना हक के आधार पर। मालिकाना हक के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर, आधार पर। तो सिंपल सी बात है भाई, पब्लिक सेक्टर की अगर कोई कंपनी होगी, पब्लिक सेक्टर की अगर कोई कंपनी होगी तो उसमें ज्यादा शेयर मालिक का होगा। मालिक कौन होगा? सरकार। पब्लिक सेक्टर की अगर कोई कंपनी है तो उसका मालिक कौन कहलाएगा? सरकार। और जस्ट इसके अपोजिट प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उसके मालिक आप खुद। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप दो प्रकार के सेक्टर होते हैं, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आ जाएगी, जिसका सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं, और एचपी का सिलेंडर आप इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है वो, उसका सिलेंडर आता है वो। एक आप इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर, गैस सिलेंडर भारत का, तो भारत का सिलेंडर है वो कौन ऑफर कर रहा है आपको? दैट इज बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है पब्लिक कंपनी है, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसीएल। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसका सिलेंडर आता है इंडियन के नाम से, एचपीसीएल कंपनी जिसका सिलेंडर एचपी के नाम से आता है, बीपीसीएल कंपनी जिसका सिलेंडर भारत के नाम से आता है। ये सरकारी कंपनी है। ऑर्गेनाइज्ड में बैंक्स आएंगे, तनिमा सेठ करेक्ट है बिल्कुल, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बैंक्स आएंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में खुद का बिजनेस आ जाएगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विलांस में नहीं है या निगरानी में नहीं है। हम टैक्स नहीं देते हैं, डायरेक्ट कैश में बिजनेस करते हैं, और पूरा कैश जो है बिस्तर के नीचे रखते हैं। फिर नोटबंदी करते हैं मोदी जी 8 नवंबर को रात को 8 बजे आके, और फिर जो है गंगा नदी में पैसा बोरी भर भर के फेंकना पड़ता है। ये है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है जी। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, तो ध्यान रखना, अगर किसी कंपनी की वैल्यू 100 है, उसमें से 51% शेयर जिसका होगा वही मालिक कहलाएगा, 49% वाला मालिक नहीं कहलाएगा। तो जितनी भी सरकारी कंपनी है उनमें 51% से ज्यादा शेयर सरकार का है, इसलिए मालिक सरकार कहलाती है, ओनर्स गवर्नमेंट कहलाती है। अगर ये रिलायंस हुई, टाटा हुई, इनमें 51% से ज्यादा शेयर प्राइवेट पर्सन का है, इसलिए वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। ठीक है। एयर इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी सेल की है, टाटा ने उसको खरीदा है, तो पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी, दैट मींस मोर देन 51% ऑफ शेयर होल्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो सरकारी कंपनी थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना शेयर भी बेच दिया, तो अब मालिक हो गई टाटा, टाटा मालिक हो गई, और एयर इंडिया हो गया आपका प्राइवेट। अच्छा, एयर इंडिया की शुरुआत भी टाटा ने ही की थी, भारत सरकार ने खरीदा था एयर इंडिया को टाटा से, अब टाटा ने दोबारा से ले लिया। जमशेद जी टाटा थे रतन टाटा के ग्रैंडफादर, तो उन्होंने इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, फिर भारत सरकार ने इसको ले लिया, गवर्नमेंट बना लिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको संभाल नहीं पाई, लॉस में चल रही थी, तो टाटा को फिर से बेच दिया है, अब टाटा इसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन तीनों से मिलकर ही गवर्नमेंट, सॉरी, इंडिया की नेशनल इनकम बनती है। कुछ पैसा यहां से आता है, कुछ यहां से आता है, कुछ यहां से आता है। ठीक है। और इन तीनों सेक्टर में प्राइवेट पर्सन भी काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी काम कर रही है, दोनों काम कर रहे हैं। अडानी की गैस भी मिलती है, इंडियन ऑयल की भी गैस मिलती है, इंद्रप्रस्थ की गैस भी मिलती है, भारत की गैस भी मिलती है, तो सब लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। जहां पर प्राइवेट पर्सन और गवर्नमेंट
दोनों प्रोडक्शन का काम कर रहे हो किसी कंट्री में, उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर प्रोडक्शन का काम प्राइवेट पर्सन भी कर रहा है और गवर्नमेंट भी कर रही है, तो ऐसी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। नाउ इज क्लियर सर? ठीक है। पब्लिक बीएसएनएल, प्राइवेट रिलायंस। हाँ जी, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल पब्लिक कंपनी है, लेकिन कुछ ही दिनों में मोदी जी इसको बेच देंगे, क्योंकि बीएसएनएल का नेटवर्क ऐसा है कि इसका नाम रख दिया है लोगों ने बीएसएनएल, मतलब भाई साहब नहीं लगेगा, फोन लगेगा ही नहीं इसका, इसलिए मोदी जी बेच देंगे। ठीक है। हाँ, रिलायंस तो प्राइवेट है। ठीक है तनिमा सेठ, चलो अच्छी बात है। ये क्लियर हुआ शिवांगी? चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझ लीजिए डायग्राम में। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आएगा, देखिए किसान काम कर रहा है फावड़ा लेके। डेयरी भी आ जाएगा, मैंने शुरू में बताया एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है डेयरी, वो भी आ जाएगा। फिशिंग मछली पालन वो भी आ जाएगा, फॉरेस्ट्री भी आ जाएगा। तो ये सब एग्रीकल्चर वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ जाएंगी जो सामान बना रही हैं, जैसे बिस्किट, कार, टी शर्ट और चेयर। ठीक है। और टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर, इसमें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आ जाएगा। ये देखिए डॉक्टर छपे हुए हैं, ये कौन है? टीचर, ये तो टीचर हो गए, तो ये सब सर्विस सेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ ना तीनों में बेसिक डिफरेंस। अब देखिए आप, प्राइमरी सेक्टर मैंने शुरू में बताया आपको, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को सक्सेसफुल बनाने में इसका बहुत योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है। अगर सोचिए आप, सेकेंडरी सेक्टर में क्या मेडिसिन बन रही हैं? मेडिसिन बन रही है ना सेकेंडरी सेक्टर में, दवाइयां बन रही हैं द्वितीय क्षेत्र में, लेकिन दवाइयों को फाइनली बेचने का काम सर्विस सेक्टर में डॉक्टर करेगा। हुआ ना रोल? कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इन दोनों को सक्सेस बनाने में इनका काम है। भाई किसान ने तो गेहूं उगा दिए, वीट उगा दिए, किसान मार्केट में बेच आया, किसान को पैसे मिल गए, अब उस गेहूं का चिप्स भी बनेगा, आटा भी बनेगा, मैदा भी बनेगा, सब कुछ बनेगा, वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। वो ऑफर किया जाएगा रेस्टोरेंट में जाके, और रेस्टोरेंट है सर्विस सेक्टर। समझ गए? ये है। तो ये वही है, प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्री रिलेटेड, टर्सरी सर्विस रिलेटेड। और हाँ, अब ये देख लीजिए, जो इंडिया की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, जो टोटल प्रोडक्शन होता है, उसमें शेयर कितना है इन तीनों सेक्टर का, कितना शेयर है? तो देखिए, जो टर्सरी सेक्टर है ना, सेवा क्षेत्र, उसका शेयर सबसे ज्यादा है, 60%। और उसके बाद नंबर आता है प्रोडक्शन सेक्टर का 28%, और प्राइमरी सेक्टर का सबसे कम है 12%, 12%। और अगर बात की जाए कि इन तीनों सेक्टर में सबसे ज्यादा काम किस में लोग करते हैं, प्राइमरी में, तो सेक्टर शेयर बाई वर्किंग फोर्स, यानी कि काम सबसे ज्यादा लोग किस में करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा 51%, सर्विस सेक्टर में 21%, और सबसे कम काम करते हैं प्रोडक्शन सेक्टर में। ठीक है ना? क्योंकि आप जानते ही हैं, भारत को पहले कृषि प्रधान देश कहा जाता था, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर की इनकम सबसे कम है। फाइनल जीडीपी अगर इंडिया की निकालेंगे तो जीडीपी क्या होगी? वन फाइनेंशियल ईयर में पूरी इंडिया के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, आगे टॉपिक को पढ़ेंगे हम, टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी वैल्यू, ये जीडीपी हो जाएगा आपका। क्लियर है? तनिमा सेठ, अंगीरा, शांता त्रिपाठी, बताइए सभी लोग, क्लियर है ये? आगे देखते हैं। ये वही हो गया, प्राइमरी सेक्टर हो गया, जैसे कि फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग, फिशिंग और माइनिंग। माइनिंग यानी कि जमीन के नीचे से जैसे कोल निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट करना, वो सारी चीजें होंगी।
क्लियर है सर, ठीक है। तो ये है आपका। फिर सेकेंडरी सेक्टर ये आ गया इंडस्ट्री वाला, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर कवर कौन सी एक्टिविटीज? नेचुरल प्रोडक्ट्स जो चेंज किए जाते हैं अदर फॉर्म्स में, माने कि गेहूं आया, उसको आटा बना दिया, तो प्रोडक्शन में ये हो गया, उसका फॉर्म चेंज कर दिया, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कह रहे हैं यहाँ पे। ये सारी चीजें जैसे शुगर कैन होता है, गन्ना होता है, उसका इस्तेमाल करके, वो रॉ मटेरियल होता है, उसका इस्तेमाल करके हम शुगर बना देते हैं, गुड़ बना देते हैं, है ना। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में होता है। सर्विस सेक्टर ये आप देख ही रहे हैं, कॉल सेंटर, बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है। टीचर्स, बार्बर्स आ गया, वॉशरमैन आ गया, लॉयर्स आ गए, कॉल सेंटर आ गए, सॉफ्टवेयर कंपनीज आ गए, टीचर आ गए, डॉक्टर आ गए, ये सब सर्विस सेक्टर में जो सर्विस ऑफर करते हैं, कोई प्रोडक्ट ऑफर नहीं करते, ठीक है। क्लियर हुआ यहां तक? कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट पूछ सकते हैं आप। तनिमा सेठ, अंगीरा, सुनीता, नरगिस बानो, यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? एक बार बता दीजिए मुझे, क्लास समझ में आई अच्छे से, कैसी रही? ठीक है ना ये? तो यहाँ पे हमने अभी शुरू से देखा, अरे अच्छा ये तो वो आ गया, हाँ ये देखा हमने, ये बेसिक चीजें समझी कि माइक्रो के अंदर इंडिविजुअल लेवल पे आएगा, मैक्रो में लार्ज स्केल पे आ जाएगा, ठीक है ना। और जो एडम स्मिथ थे, उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन एक बुक लिखी थी, जिसमें सारी चीजें उन्होंने बताई, इसलिए उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है। कौटिल्य का क्वेश्चन आया था तो वो डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि वो पॉलिटिकल बुक है अर्थशास्त्र नाम की, जो कौटिल्य ने लिखी थी। फिर हमने, हाँ देखिए, आगे चलते हैं। जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, इसे कहेंगे इकोनॉमी। यही पूछ रहे हैं। अर्थशास्त्र क्या है? यहां पे होती हैं थ्योरीज। थ्योरीज यानी कि सिद्धांत, किसी काम को करने का तरीका। हाँ, किसी काम को करने का तरीका। और अर्थव्यवस्था क्या होती है? इन थ्योरीज को अप्लाई करना किसी कंट्री के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अर्थशास्त्र में हमें बताया जाता है कि किसी कंट्री की जीडीपी कैसे कैलकुलेट करना है। अब इस रूल का यूज करके कि जीडीपी कैसे कैलकुलेट करना है, हम इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करें, इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट करें, तो वो इंडियन इकोनॉमी कहलाएगी। और अगर चाइना की जीडीपी कैलकुलेट करें तो वो चाइनीज इकोनॉमी कहलाएगी, अमेरिका की जीडीपी कैलकुलेट करें, अमेरिकन इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में होते हैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि प्रूफ हो चुके हैं, थ्योरीज, उनका इस्तेमाल किया जाता है हर देश के द्वारा अपनी अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। अर्थशास्त्र में कहा है एडम स्मिथ ने कि भाई, जो डिमांड है, जो डिमांड है वो आप लोगों पे छोड़ दो, मार्केट पर जितनी डिमांड आएगी सामान की लोगों के द्वारा, उतना प्रोडक्शन हमें ऑटोमेटिक करना ही पड़ेगा, फिर वो सेल हो जाएगा। वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अमेरिका जैसी कंट्री क्या करती है, पूरी जो डिमांड है वो पब्लिक पे छोड़ रखी है,
जितनी मार्केट से डिमांड आएगी कि आज हमें ऑडी की कार इतनी जरूरत है, लोगों की डिमांड आ रही है, तो ऑडी कंपनी जो है उतनी कार बनाएगी ना। ये मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, मार्केट के बिहाफ पे चल रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। जितनी डिमांड आएगी उतनी हमें सप्लाई देनी है। समझ गए? तो ये कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र में लिखा है, इसको अप्लाई करते हैं हम अलग अलग कंट्री में, तो वो इकोनॉमी कहलाता है। इकोनॉमी इन द सेंस कुछ स्पेसिफिक कंट्री के लिए, स्पेसिफिक कंट्री। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी कहलाएंगे, रसिया की बात करेंगे रसियन इकोनॉमी कहलाएंगे। और इकोनॉमिक्स में होती है थ्योरीज। न्यूटन्स ने लॉ प्रूफ कर दिया कि अगर जो मैंगो है पेड़ से गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, ऊपर नहीं जाएगा, है ना। तो ग्रेविटी का लॉ प्रूफ कर दिया। अब कोई नहीं पूछता ना कि क्यों गिर रहा है नीचे, क्यों गिर रहा है नीचे, क्योंकि प्रूफ हो चुका है। इकोनॉमिक्स में ही ऐसी थ्योरीज हैं चीजों को करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, मार्केट को रन करने के लिए, उन्हीं का इस्तेमाल हर कंट्री करती है, वो इकोनॉमी कहलाती है। यस, स्वीट एंड सिंपल क्लास। अरे वाह, नो डाउट सर, नाइस क्लास सर, ठीक है जी। ठीक है, तो ये हमने देखे कि ये टॉपिक हमें कवर करने हैं, 5 टॉपिक। बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, यूनियन बजट एंड फिस्कल पॉलिसी और टैक्स सिस्टम, नेशनल इनकम। जैसे हमारी इंडिविजुअल पर्सनल इनकम होती है, वैसे ही पूरे देश की इनकम को नेशनल इनकम कहेंगे। और लास्ट में प्लानिंग इन इंडिया देखेंगे, जिसमें 5 ईयर प्लान समझेंगे। और 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया हुआ करता था, जिसका चेयरमैन ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर होता था। इसको मोदी जी ने रिप्लेस करके 2014 में इसको रिप्लेस किया। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट किया। इसके चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। 1 जनवरी 2015। क्लियर है? ये समझ में आई सारी चीजें? चलिए ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए।